डियर स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। और आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल लक्ष्य क्लासेस के अंदर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपके लिए पता है कि एक डेली लेक्चर बनता है यानी जिसमें आपके लिए बताया जाता है। यहाँ से हमारे कोचिंग के अंदर जो टॉपिक चल रहा था लामिस थ्योरम, और वहाँ से हमारे न्यूमेरिकल चल रहे थे, तो वहीं से ये लेक्चर बनाया जा रहा है, डेली अपलोड किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, बिना कुछ देरी के स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपके लिए बताना चाहता हूँ। जैसे देखो, कल कुछ अफवाह फैलाई थी, यानी जैसे बच्चों ने स्टेटस पे लगाया था, ग्रुप के अंदर भी डाला था कि यानी बच्चों के लिए प्रमोट किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट। जैसे यूजीसी की तरफ से उन्होंने कल न्यूज़पेपर में फेक न्यूज निकाली थी कि बच्चे जो होंगे प्रमोट किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सुबह उसने यूजीसी ने नोटिस जारी किया है कि हमने ऐसा कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है कि बच्चे जो अपनी तैयारी जारी रखें, जिससे हमारा ऐसा पेपर जो होंगे अपने टाइम से होंगे, पेपर सारे पेपर कराए जाएंगे, बच्चों के लिए किसी के लिए प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए अपनी तैयारी के लिए जारी रखें और बिना किसी अफवाह के ध्यान न देते हुए तैयारी करते रहे। जैसा कि मैं देखो सुबह आपके लिए डाल दिया है ग्रुप के अंदर, जिसने जो नोटिस डाला है मैंने हाल ही आप लोगों के लिए फॉरवर्ड कर दिया है, तो उसे आप ध्यान से पढ़ लेना। उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि यूजीसी की तरफ से कोई भी ऐसा नोटिस जारी नहीं किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो बिना कुछ जारी की देर करते हुए आज लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर आज आपका कौन सा होगा? चौथा लेक्चर होगा, जिसमें हम बात करेंगे लामिस थ्योरम के न्यूमेरिकल पर। देखो जैसे सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉब्लम आई है, सबसे पहले उसके लिए बताया जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, देखो बिना कुछ देरी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें देखो क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है कि ये सार्थक वाली बुक का क्वेश्चन है, शायद हो सकता है भारतवर्ती वाले में भी दे रखा होगा। इसमें क्या रखा है कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसमें सार्थक वाली बुक में 23 वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है कि 50 न्यूटन का वेट, 50 न्यूटन का एक गोला दो समतलों के बीच में पड़ा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। देखो चित्र में ऐसे करके दिखाया उसने। पहले देखो ऐसे जब बनाएंगे तो पहले एक गोला बना लो, एक सर्किल बना लेंगे। ठीक है, अब इस सर्किल से उसने ऐसे करके वर्टिकल लाइन ले ली है, इस गोले से टच होती हुई। ठीक है, इसके बाद एक लाइन यहां से निकाल दिया उसने ऐसे करके वी टाइप की आकृति में। ठीक है, ऐसे करके ये गोला पड़ा हुआ है। तो उसने कहा ये आपके प्लेन है जिससे टिका हुआ है जिनके बीच में। ठीक है, तो उसने कहा है कि आखिरकार इन सतहों पर इस गोले के कारण उत्पन्न होने वाली रिएक्शन का मान ज्ञात करना है। जबकि देखो ये वाला एंगल उसने गिवन कर रखा है 50 डिग्री है। कितना है? 50 डिग्री। आज वीडियो का ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन है, और गोले का वेट दे रखा है 50 न्यूटन है। ऐसे करके इस डायग्राम में ही बना रखा है। ठीक है, ये मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं बनाया है, ये बुक के अंदर दे रखा है, गिवन कर रखा है, देख सकते हो। ठीक है, ऐसा करके कुछ बना रखा है इसने। तो अब ये देखो इतना डाटा दे रखा है और इसके बाद वैल्यू आपके लिए निकालनी है। तो स्टूडेंट देखो बहुत लॉजिक टाइप क्वेश्चन है, आपके लिए सोच रहे हो भैया इसमें तो कुछ भी नहीं दे रखा है, ये निकलेगा कैसे? देखो अब कैसे निकलेगा। मैं ये बताऊँ, रिएक्शन जो होती है हमेशा कहाँ पर कैसे रिएक्ट करती है? मैंने बताया हमेशा यही सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्ट करती है। जैसे रिएक्शन का मतलब यानी प्रतिक्रिया, जैसे अगर मान लो आपकी सतह ऐसे करके है और प्रतिक्रिया कैसे करके नहीं जाएगी, फिर आपकी या तो ऐसे करके यानी या तो ऊपर क्यों जाएगी ऐसे करके या ऐसे करके, वो डिपेंड करता है कि वेट किधर को लगा है। जैसे मान लो वेट ऐसे करके रखा है इस सतह पर, तो इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी? सीधी ऊपर। ठीक है, और अगर इंक्लाइंड सरफेस है तो ऐसे करके जाएगी, ऐसी तो जाती है, यानी सतह की 90 डिग्री प्रकार करती है हमेशा। रिएक्शन करती है कि नहीं करती है? तो देखो बस अगर ये चीज पता है तो फिर क्वेश्चन हो गया, ये मान लो। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखते जाना। देखो इसमें देखो दे रखा है। अब देखो जब ये यहाँ पर टच कर रहा है गोले के लिए, तो रिएक्शन सर्किल सेंटर से होती जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो रिएक्शन ऐसे करके जाएगी कि नहीं आएगी? अरे जब यहाँ पर गोला टच कर रहा है दीवार के लिए, तो यहीं से रिएक्शन जाएगी ऐसी सीधी 90 डिग्री सरफेस के, ये 90 डिग्री की एंगल तो बनाएगी कि नहीं बनाएगी? अब ये देखो इसके बाद अगर गोला यहां पर टच कर रहा है, ध्यान रखना कि ये बिंदु पर टच करेगा ऐसे करके। ठीक है, अगर गोला यहां पर टच कर रहा है इस बिंदु पे, तो इसका मतलब एक रिएक्शन ऐसे करके जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे जाएगी नहीं, इस तल के लंबवती तो जाएगी परपेंडिकुलर ऐसे करके। तो एक रिएक्शन तो हमने मान ली R1
और एक रिएक्शन मान ली R2। आइए आपकी चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अरे ये वाले देखो ध्यान से देखना, एक बार मैं बता रहा हूँ, गोला यदि ऐसे करके पड़ा हुआ है तो एक रिएक्शन तो इसके परपेंडिकुलर जाएगी, एक रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर जाएगी, वेट आपका कार्य कर ही रहा है पहले से, ऐसे करके तो जाएंगी, एक रिएक्शन ये होगी, एक रिएक्शन ये होगी, वेट आपका है ये जैसे उसने दे रखा है वैसे वैसे है कि नहीं। अब देखो समझ में आ गया होगा। अब देखो यानी ये वाला एंगल हमने डाल दिया, यानी ये कौन बार डालेंगे, चल सेंटर ये, ठीक है, ये वाला क्या सेंटर है। अब ये देखो ये वाले यदि ट्रायंगल की बात की जाएगी, इस बार इस पे नाम डाल दूं ए बी, सेट इस वाले की, ठीक है, चल छोड़ दो। तो इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूं, ये वाले ट्रायंगल की यदि बात होगी बड़े वाले की, ये इस वाले ट्रायंगल की यदि बात होगी तो फिर क्या होगा, ये 50 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का, क्यों, क्योंकि सतह के लंबवत कार्य कर रहा है ना, ये वाली चीज तो परपेंडिकुलर जा रही है रिएक्शन, तो ये तो 90 डिग्री का हो गया, ये 90 का हो गया, 50 का हो गया, तो कितना हुआ टोटल आपका 40 हो गया। और ये बड़े वाला ट्रायंगल होता कितने का, ये त्रिभुज होता कितने का, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो 90 + 50 कितना हो गया 140, और 180 में से घटा दो तो कितना रहेगा 40 डिग्री रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये वाला एंगल कितना निकलेगा फिर आपका 40 डिग्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अरे निकलेगा कि नहीं, 40 डिग्री तो निकलेगा। जब ये 40 है तो ये वाला एंगल कितने का हो गया, ये देखो ये तो 90 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे जा रही है लेंथ। तो जब ये 90 डिग्री है, ये 40 है, तो 90 40 कितना हो गया 130 डिग्री। जब 130 डिग्री तो ये आ गया। अब इस वाले ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, इस वाले की, इस वाले की, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता कितना 180, तो ये तो हो गया 40 और ये हो गया 90, तो कितना हो गया 130, तो रह कितना गया ये वाला 85 तो रह गया। अरे 180 में से घटा लो 130 तो रहेगा कितना 50 डिग्री, 50 डिग्री तो निकल के आएगा। ये टोटल लाइन कितने की होती है, कितने की होती है 180 की तो होती है, तो ये वाली लाइन कितना रह जाएगा आपका, ये वाला एंगल कितने का रहेगा 180 में से कितना घटा दो 50 घटा दो तो कितना रह जाएगा 130, है ना। तो यानी ये वाला एंगल कितना निकल के जाएगा 130 डिग्री। आई होप की चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अरे ये तो सीधा मतलब है कि ये लाइन तो पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन 180 की होती है, जब इतना एंगल पता है तो ये तो आपका ऑटोमेटिक निकल के जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये लाइन पूरी कितने की होती है, सीधी ये वाली जो लाइन जा रही है ये 180 की होती है ना। जब ये 180 की होगी तो अगर ये 130 तो यहाँ तक होगी, तो यहाँ तक रह कितनी जाएगी, ये वाली लाइन कितनी रहेगी 85 तो रहेगी। और ये वाला कोण तो आपस में वैसे बराबर बराबर होती है, ठीक है, 50 डिग्री निकल के जाएगा। क्वेश्चन हो गया। अब कैसे हो गया देखो, अब ये वाला एंगल कितने का है, ये कितने का बचेगा, ये वाला, ये छोटे वाला ये, अरे ये टोटल कितने का, ये वाला लाइन कितने का है 90 डिग्री की, नहीं है 90 डिग्री का बना रही है, तो इसका मतलब 50 का ही है, तो रह कितनी गई 40 की तो रह जाएगी। तो बस क्वेश्चन हो गया। फिर क्या है, अब देखो समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में हर किसी के लिए कमेंट करना, कोई कमेंट नहीं करता है, एक दो बच्चा कमेंट करता है, कोई कमेंट नहीं करता, यानी सब कुछ आपके समझ में आता है। जो चीज समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट किया करो, हमारा पहला क्वेश्चन जो आपने कराया था वो हमारे समझ में आ गया, दूसरा क्वेश्चन कराया तो दूसरे क्वेश्चन के अलग कमेंट किया करो। तो कम से कमेंट तो करके बताया करो, ऐसे कैसे पता चल जाएगा हाँ आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं देखता हूँ कोई कमेंट ही नहीं करता है, कमेंट जरूर करना है, ठीक है। देखो कितना आएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर किसी के लिए कमेंट करना है। देखो कितना आएगा, ऐसे करके बनाते हैं, R1 इस पे डाल दिया, R2 इस पे डाल दिया, R1 और R2 के बीच का एंगल कितना है 130 डिग्री, ठीक है। R1 और W के बीच का कितना है, ये W है 50 वाला, इसके बीच का कितना 50 और 40 90, ठीक है। अब ये वाला इसके और इसके बीच का एंगल कितना है R2 और 50 के बीच, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, R1 और W के बीच में है ना, R1 W देखो है, ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है। R1 W के बीच का 50 40 90 है ना। इसके और इसके बीच का एंगल कितना R2 और W के बीच का, तो 50 तो ये है, 90 है ये वाला है, तो कितना आएगा 90 + 50 डिग्री। समझ में आ गया। देखो R1 और W के बीच का 50 और 40 90, R1 W 50 40 90 हो गया, ठीक है। इसके बीच का कितने हैं R1 R2 के 130, तो 130 लिख लिया,
इसके और इसके बीच का एंगल देखो यहाँ तक तो 90 डिग्री हो गया, 90 प्लस 50, 90 प्लस 50 R2 और W के बीच का, R2 और W के बीच का। ठीक है, अब क्या लगा देंगे लामी प्रमेय। लामी प्रमेय से लगा के चलेंगे तो कितना आएगा, R1 अपॉन क्या आएगा, इसके पीछे का एंगल साइन 90 प्लस 50 इक्वल टू R2 बट्टे साइन 90, W अपॉन के साइन 130। ठीक है, अब देखो वैल्यू लगाएंगे, R1 अपॉन के साइन 90 प्लस 50 कॉस 50 इक्वल टू W की वैल्यू कितनी है, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन थी ना, देखता हूं एक बार में, 50 न्यूटन है। ठीक है, W को मान दे रखा है 50 न्यूटन है, वैल्यू लगाएंगे 50 बट्टे इसके बराबर रखेंगे एक बार, तो 50 बट्टे साइन 130, तो R1 इक्वल टू कितना आएगा, 50 इंटू कॉस 50 अपॉन के साइन 130। तो R1 का मान निकालेंगे, देखो कितना आएगा, सॉल्यूशन करना, पचास इंटू कॉस 50 डिवाइड बाई साइन 130। इसका एक आंसर आ रहा होगा 41.95 न्यूटन में ना, न्यूटन आएगा, एक आंसर तो ये हो गया। अब दूसरी इक्वेशन के लिए बराबर रखेंगे R2 अपॉन की साइन 90 इक्वल टू W अपॉन की यानी 50 अपॉन की साइन 130। तो देखो साइन 90 का तो मैंने ये होता है, तो R2 इक्वल टू आएगा इसका आंसर यानी 50 डिवाइड बाई साइन 130, एक आंसर आ रहा होगा 65.27। ठीक है, 65.27 न्यूटन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया हो तो वीडियो के लिए लाइक जरूर करा दो, लाइक नहीं करता कोई भी, एक दो अच्छा लाइक करता है। ठीक है, अब देखो स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, हो गया हो तो समझ में आ गया, नहीं आ गया। ठीक है, देखो अब आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन के लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार बच्चे ने पूछे, दो क्वेश्चन और पूछे, पहले उन्हें बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन के लिए पूछा करो, कम से कम नहीं हो रही है तो क्वेश्चन के लिए पूछोगे तभी तो बताऊंगा। अब मैं अपने अंदाजे से थोड़ा बताता रहूंगा, कितनी बताऊंगा, ऐसे तो आप पूछोगे, करोगे, करने की कोशिश करोगे तभी तो नंबर निकलेंगे, देख के डर जाओगे तो कुछ नहीं होगा। मैकेनिक्स के अंदर है यही चीज कि अगर आप डर गए तो मान के चलो सब कुछ हो गया, अगर नहीं डरे तो सब कुछ चलेगा। देखो शायद ये मुझे पता नहीं कौन सी बुक है ये, शायद मुझे लगता है भारती वाली बुक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, 27 क्वेश्चन है और ये आज वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है कि एक 200 न्यूटन का भार, ऐसा क्वेश्चन मैंने बता दिया है लेकिन नहीं हुआ, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। देखो इसमें क्या रखा है कि एक 200 न्यूटन का भार 3 मीटर एवं 4 मीटर लंबी रस्सियों द्वारा रखा हुआ है, यानी 200 न्यूटन का एक भार है, ध्यान से सुनना, 200 न्यूटन का भार 3 मीटर एवं 4 मीटर लंबी रस्सियों द्वारा रुका है। दोनों रस्सियों का एक कोना भार के साथ तथा दूसरा कोना बिंदुओं पर बंधा है जो एक ही तल में स्थित हैं एवं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 मीटर है। रस्सी में तनाव ज्ञात करिए। एक बताओ कौन कौन सी भुजा, 3 4 5, 3 4 5 किसकी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज की होती है कि नहीं होती है। अरे 5 का वर्ग कर लो, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो जहां के वर्ग के योग के बराबर होता है, यही तो समकोण त्रिभुज के लिए अप्लाई होती है, पारदर्शिता थ्योरम जो होती है। तो योग 3 3 9 4 4 16 है, 16 और 9 कितना हो गया 25, और ये भी कितना 25, इसका मतलब सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब कौन सा त्रिभुज बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अब देखो उसने कहा कि दो डोरियां 3 मीटर एवं 4 मीटर लंबी, ठीक है, ये 4 मीटर लंबी होगी, ये 3 मीटर लंबी होगी, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की आपस में कितनी दूरी है, 5 मीटर है।
इन डोरियों द्वारा एक गेट को लटकाया गया नीचे की ओर, जिसका मान क्या रखा है 200 न्यूटन है। डब्ल्यू इक्वल टू कितना है 200 न्यूटन। समझ में आ रहा होगा, यानी ये क्वेश्चन तो मैंने कराया है, पहला ही क्वेश्चन कराया था वीडियो में भी, इसमें भी। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने कहा जहां से वेट लटका होता है तो वहां से हमेशा क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। जब इसमें कोई एंगल नहीं दे रखा है तो हम मान लेंगे ये एंगल कितने का है, थीटा का है। तो ये कितना होगा 90, तो ये वाला कितना हो जाएगा फिर थीटा, होगा कि नहीं होगा। तो ये एंगल कितने का, ये तो 90 डिग्री का, क्यों, क्योंकि ये तो समकोण त्रिभुज है, तो ये तो 90 डिग्री पर करेगी ना भुजा, ये वाली जो है ना, ये वाली जो भुजा है ये तो 90 डिग्री पर कार्य करेगी इसकी, ये वाली। अब ये 90 हो गया, थीटा हो गया, तो ये वाला कितना रह गया फिर, अरे टोटल लाइन कितनी की होती है, यहाँ तक कितना एंगल हो गया टोटल 90 प्लस थीटा हो गया कि नहीं हो गया, 90 ये थीटा ये, तो टोटल कितना हो गया यहाँ तक का, यानी ये पूरा एंगल कहाँ तक कितना हो गया 90 प्लस थीटा। अब टोटल होती कितने की लाइन है 180 की, तो 180 में से घटाओ 90 प्लस थीटा, तो कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। तो यानी ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये वाले कोण तो आपस में बराबर होते हैं। स्टूडेंट देखो, ये थीटा था तो ये भी थीटा था, जब ये 90 माइनस ये वाला 90 माइनस थीटा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना करेंगे, अब आएगा W का मान निकल के आ गया। अब देखो इसके बाद क्या लगाएंगे, लाइन में लगा दो, सीधा हो गया। फिर क्या है, इसमें देखो रस्सी में तनाव मान लो, इस वाली में T1, इस वाली रस्सी में तनाव मान लो T2। ठीक है, तो कहेंगे लामी पे से सॉल्यूशन करो, कितना आएगा T1 अपॉन के, इसके पीछे गए पहले इसका शॉर्ट डायग्राम बना लो। ठीक है, तो आसान हो जाएगा। इसके बिना कुछ यानी अजीब लगेगा, उसके अंदर आसान हो जाता है इस चीज से। फिर T1 डाल लो, इसे T2 डाल लो। T1 और W के बीच का एंगल कितना है, देखो 90 तो ये है, थीटा ये वाला है, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। अब T1 T2 और W के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, देखो 90 तो यहां तक है और 90 माइनस थीटा हो रहे हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल 180 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब सोच रहे हो ये 180 माइनस थीटा कैसे जाएगा, तो आप नंबर एक कर दो। देखो यहां से आता कहेंगे 90 है, प्लस की 90 माइनस थीटा कर दो। एक मिनट, तो देखो स्टूडेंट T1 और T2 के बीच का एंगल देखेंगे। देखो T1 और T2 के बीच का एंगल कितना आएगा, इसमें देखो कितना रखा है 90, तो इसमें रख देंगे कितना जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब वैल्यू लगाएंगे, लामी फॉर्म से लगाएंगे, लामी पर से T1 इसके पीछे का एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू T2 अपॉन के, इसके पीछे का एंगल साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू W अपॉन के, इसके जस्ट पीछे का एंगल कितना है साइन 90। ठीक है, तो रखेंगे कितना आएगा T1 अपॉन के साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा T2 अपॉन के साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है ना। तो W की वैल्यू कितनी थी अभी 200 न्यूटन, 200/1, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो लगाएंगे T1/3 साइन थीटा, इस वैल्यू किसके बराबर रखेंगे तो कितना आएगा 200, तो T1 इक्वल टू कितना आएगा 200 साइन थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब T2 अपॉन के cos थीटा इक्वल टू कितना आएगा 200, तो रखेंगे T2 इक्वल टू 200 cos थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब बात क्या, फिर लगा दो, देखो साइन थीटा की वैल्यू इसमें लगाएंगे, इसमें डाल दो ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC में BAC का, ठीक है BAC में साइन थीटा इक्वल टू कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है लंब, तो लंब बट्टे क्या होता है कर्ण, तो लंब और सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 5, तो 3/5, तो cos थीटा इक्वल टू कितना आएगा आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या हो जाएगा फिर 4, क्योंकि लंब ये है और कर्ण ये है, तो कितना आएगा आधार बट्टे कर्ण, आधार 4/5। तो हम कहेंगे समीकरण 1 से साइन थीटा की वैल्यू लगा दो समीकरण 1 से। ठीक है, तो लगाएंगे कितना आएगा T1 इक्वल टू 200 इंटू 3/5, कितना आ गया 5 चौक 20, तो T1 इक्वल टू हो जाएगा 3 चौक 20 120 न्यूटन। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे समीकरण 2 से,
वैल्यू ऑफ T2 इक्वल टू 200 cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5। अरे देखो cos थीटा तो लग रहा है यहाँ पे, तो 5 चौक 20, 4 चौक 16, 160 न्यूटन। आई होप कि यानी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी क्वेश्चन ही हमें पहले भी करा चुका हूं, इस वजह से अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि यानी सेकंड क्वेश्चन हमारे अच्छे से समझ में आ गया था, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया होगा। देखो अब क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो उसने एक और क्वेश्चन पूछा है, पहले उस क्वेश्चन को बताया जाएगा, उसके बाद टॉपिक को यानी न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप लोग करते नहीं हो, बाकी करा क्या है, जो पूछेगा तो पहले उसका ही बताया जाएगा, आप लोग पूछोगे नहीं तो आपका बताया ही नहीं जाएगा। करते ही नहीं हो, पढ़ते ही नहीं हो, होगा क्या, मजे लो आराम से लॉकडाउन में बैठ गए। देखो इसमें कहा है कि एक जीव क्रेन में तान छड़, ये जीव वाला क्वेश्चन है, भारत वाली बुक का 29वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या रखा है कि एक जिप क्रेन में टाई रोड की लंबाई 10 मीटर, जिप की 14 मीटर तथा स्तंभ की 5 मीटर है। देखो मैंने टाई और जिप का अरेंजमेंट दिखाया, तो स्तंभ तो आपका कैसा होता है, पोल हमेशा कैसा होता है, वर्टिकल। तो मैंने कहा हमेशा टाई कहाँ होती है, ऊपर। स्तंभ की लंबाई उसने कितनी की, देखो क्वेश्चन जैसे जैसे उसने बोला है वैसी वैसी ड्रॉ करेंगे। उसने कहा है कि एक जिप क्रेन में टाई रॉड की लंबाई दे रखी है 10 मीटर है, जिप की लंबाई दे रखी है 14 मीटर है, स्तंभ की लंबाई 5 मीटर है। यदि क्रेन से 8 किलोन्यूटन का भार उठाया गया आता है तो जिन तथा टाई में टाई रॉड में फोर्स ज्ञात करना है। तो स्तंभ सबसे पहले क्या बनाते हैं, स्तंभ यानी पोल बनाएंगे। पोल हमेशा कैसा होता है, वर्टिकल होता है। ठीक है, अब सोचो ये पोल क्या होता है, जो खंभा जो होता है वर्टिकल कंडीशन में तो देखा होगा। ठीक है, तो उसने कहा ये 5 मीटर है तो 5 मीटर बना दिया। इसके बाद टाई, मैंने कहा टाई हमेशा क्या होती है, ऊपर, तो इसमें कही उसने लंबाई उसकी कितनी है 10 मीटर। ठीक है, इसके बाद उसने कहा है कि जिब जो है ये क्या आपकी टाई, और जिब जो है वो 14 मीटर है। ठीक है, जिब ये आपकी क्या जिब, और ये कितनी है 14 मीटर। और इससे कितने न्यूटन का वेट उठाया गया, 8 किलो न्यूटन का वेट उठाया गया। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया हो तो क्वेश्चन नंबर आ जाए, तीसरा क्वेश्चन है, लेकिन एक्सरसाइज में ये 29वां क्वेश्चन दे रखा है। समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि तीसरे क्वेश्चन का जैसे जैसे डायग्राम ड्रॉ किया था वो हमारे समझ में आ गया। उसने कहा है कि देखो सबसे पहले एक पोल है जो 5 मीटर लंबा है, इससे एक जिब का अरेंजमेंट है, जिब आपकी कितनी 10 मीटर है, और जिब टाई और जिब आपकी कितनी है 14 मीटर है। तो मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, इससे वेट लटका दिया नीचे की ओर। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया नहीं आ गया। अब देखो आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं, इसे डाल दो ए, इसे डाल दो बी, इसे डाल दो सी। ठीक है, अब देखो अब ऐसे तो पता नहीं क्या होगा भैया, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें एक एंगल, कोई भी एंगल तो नहीं दे रखा है, जब नहीं दे रखा है तो हमने मान लिया एंगल इसका अल्फा, इसका बीटा, इसका गामा। ठीक है, समझ में आ गया नहीं, अल्फा बीटा गामा ऐसे एंगल मान लो, दिक्कत क्या है, अपनी ओर से मानिए ये चीज को। ठीक है, क्यों, क्योंकि लामी प्रमेय जब लगती है तो लामी प्रमेय के लिए एंगल चाहिए होते हैं, इस वजह से। ठीक है, अरे बताओ ये अल्फा है तो ये तो आपके लिए पता है, तो ये वैसे भी अल्फा हो जाएगा, फिर ये वाली कोण तो बराबर बराबर होती है ना, अरे यार ये कोण जो बराबर बराबर होती है। ठीक है, तो ये अल्फा, ये अल्फा। अब देखो, अब ये जो ये तो सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जिब कहाँ जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ऐसे करके निकाल देते हैं। अब ये देखो ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा, ये आपकी जिब होगी। ये पूरी लाइन कितने की होती है 180 की, तो हमारे लिए आखिरकार यही तो एंगल देखना है कि ये वाला एंगल कितना बना रहा है, यानी वेट और जिब के बीच में एंगल कितना है, हम यही तो निकालते हैं। तो देखो कितना बन जाएगा 180 माइनस एल्फा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ तक एल्फा ये वाला एंगल इस लाइन का, तो ये लाइन तो हॉरिजॉन्टल सीधी जा रही है ये वाली, तो इस लाइन का यहाँ तक तो पता है एल्फा है, तो ये वाला टोटल लाइन कितनी की होगी, 180 की होगी ना। तो 180 में से कितना घटा, तो ये वाला एंगल घटा तो पीछे वाला, तो आगे वाला रह जाएगा 180 माइनस एल्फा। समझ में आ गया, ऐसे ही ऊपर वाला कर लो, ऊपर वाले देखो यहाँ तक का एंगल कितना है गामा, तो ये कितना रह जाएगा फिर 180 माइनस
गामा रहेगा कि नहीं रहेगा? जब यहाँ तक का गामा है इस एंगल इस वाई लाइन का, तो ऊपर का कितना रहेगा? 180 में से उठा दो तो 180 माइनस गामा रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 3 में बताना कि पहला जो क्वेश्चन आपने बनाया है वो हमारे तीसरे क्वेश्चन वाले का डायग्राम जो है समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो, अब लगाएंगे सीधा हम डायग्राम बनाते हैं। यही वाला डायग्राम तो बनाते हैं। देखो ये डाल देंगे, ये आपकी क्या टाई और ये आपका जिप और ये आपका क्या वेट। तो वेट और जिप के बीच में एंगल कितना है? 180 माइनस अल्फा, है कि नहीं है? टाई और वेट के बीच में, देखो टाई और वेट के बीच में अल्फा प्लस गामा, है कि नहीं है? टोटल एंगल कितना है? अल्फा ये और गामा ये, तो टोटल कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस गामा। तो टाई और वेट के बीच में अल्फा प्लस गामा। इसके बाद ये आएगा, अब देखो इस वाले की बात करेंगे, टाई और जिप के बीच में कितना है? 180 माइनस गामा। ठीक है, अब देखो अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ये वाले की त्रिभुज एबीसी की बात करें, यानी जो कोण बनना है त्रिभुज वाला, ये ऐसे ही तो बनना है। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। ये आपका कितना एंगल माना मैंने? गामा। और ये कितना माना? बीटा। और ये कितना माना है? अल्फा। समझ में आई? यहाँ ये आपकी 10 मीटर है, ये आपकी 14 मीटर है, ये आपकी 5 मीटर। हमेशा ध्यान रखना, जब लंबाई दे रखी होती है तो ऐसी वैल्यू निकालते हैं हमेशा। अब देखो कितना आएगा, कोई समकोण त्रिभुज थोड़ी नहीं है वैसे लगा देंगे साइन थीटा और लंबा टिकाण एक, वैसे ट्रायंगल तो बनना है एक। अब देखो, अब कहेंगे लांबी प्रमेय से। अरे जब ये वैल्यू बन गई तो इसका मतलब तो क्वेश्चन तो आ गया। ये मान लो देखो टी बट्टे कितना आएगा इसके पीछे का एंगल? साइन 180 माइनस एल्फा, और जे बट्टे साइन 180 माइनस गामा, नहीं जे बट्टे साइन एल्फा प्लस गामा हो गया। एल्फा प्लस गामा है ना, इक्वल टू आएगा डब्ल्यू बट्टे साइन 180 माइनस गामा। ठीक है, तो टी बट्टी कितना आएगा? साइन 180 माइनस थीटा साइन एल्फा इक्वल टू जे अपॉन के साइन, अब बताओ एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना है? 180। एल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा? गामा। एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? एल्फा प्लस गामा। एल्फा प्लस गामा किसके बराबर हो जाएगा? ये बीटा प्लस का किसको आएगा? माइनस का, यानी एल्फा प्लस गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस बीटा। यानी हम कितना लिख सकते हैं? 180 माइनस बीटा लिख सकते हैं एल्फा प्लस गामा को। इक्वल टू कितना हो जाएगा? डब्ल्यू अपॉन की साइन 180 माइनस गामा, साइन गामा। तो टी अपॉन के साइन अल्फा इक्वल टू जे बट्टे साइन बीटा, डब्ल्यू अपॉन की साइन गामा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ये तो वैल्यू की फिगर बन गई। अब बात करेंगे इस दो की, फिगर 2 से, चित्र 2 से साइन रूल लगाने पर अब देखो साइन रूल आपको भैया हमारे लिए कैसे पता चलेगा? जब भाई एंगल ना दे रखे हो और ऐसी वैल्यू दे रखी हो, लंबाई दे रखी हो, तो हमेशा यही लगता है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ना दे रखा हो तब देखो लगाएंगे। इसके सामने का एंगल देखो क्या कहते हैं? भुजा, यानी कह सकते हैं देखो ये आएगा एल पे लिख रहा है ना, तो यानी बी सी बट्टे बी सी, इसके सामने का एंगल कौन सा पड़ रहा है? यही तो पड़ रहा है। अरे इस वाले भुजा के सामने, इस वाली के बी सी के सामने का एंगल कौन सा है? एल्फा। तो यानी कह सकते हैं साइन अल्फा इक्वल टू ए सी, यानी इस वाले भुजा के सामने एंगल कौन सा पड़ रहा है? बीटा, साइन बीटा इक्वल टू इस वाली भुजा के सामने ए बी बट्टे इसके सामने का एंगल गामा, साइन गामा। ये चीज समझ में नहीं आई? देखो मैंने कहा अब इसमें साइन रूल लगाओ, तो साइन रूल का कहते हैं भुजा के सामने की तो बात करके चलती है, भुजा के सामने जो एंगल लगा हुआ साइन के साथ लिख देते हैं। तो बी सी, इसके सामने का एंगल कौन सा है? एल्फा, तो बी सी बट्टे साइन अल्फा।
AC के सामने का एंगल कौन सा है, इस भुजा के जस्ट सामने एंगल कौन सा आ रहा है, ये वाला, तो AC बट्टे साइन बीटा। और गामा के सामने का एंगल कौन सा पड़ रहा है, एल था 5 मिनट, AB के सामने का कौन सा एंगल पड़ रहा है, एल गामा, तो AB बट्टे साइन गामा। समझ में आ गया होगा। ये डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण इसमें लिख सकते हैं, देखो BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू 10 है, तो 10 बट्टे साइन अल्फा। AC की वैल्यू कितनी है 14, 14 बट्टे साइन बीटा इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है 5, 5 बट्टे साइन गामा। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या कर दो, तुलना करने पर, ठीक है। 1 व 2 की तुलना करने पर कंपेयर करेंगे। अब देखो कंपेयर करो तो कितना आएगा, T1 बट्टे साइन अल्फा, साइन अल्फा। अगर इसे बराबर करेंगे तो देखो साइन अल्फा से साइन अल्फा कटेगा नहीं, अरे T1 बट्टे साइन अल्फा लिख लो, और बराबर कितना T1 बट्टे 10 बट्टे साइन अल्फा, तो यानी कह सकते हैं कट जाएगा, तो T1 बट्टे कितना आ जाएगा 10, T1 है ना, T है, T लिख रहा है ना आगे टाई के लिए, ठीक है। ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। अब ऐसे देखो जे वाले के लिए लिखेंगे तो कितना आएगा, जे बट्टे साइन बीटा बराबर 14 बट्टे साइन बीटा, ठीक है। तो ऐसे जब इस वाले को लिखूंगा तो साइन बीटा से क्या हो जाएगा, साइन बीटा कट जाएगा, तो एक तरीके से तो बनेगा जे बट्टे साइन बीटा इक्वल टू 10 बट्टे साइन बीटा, साइन बीटा कटेगा, ये गुणा करने लगेगा, भाग करने लगेगा, जे बट्टे कितना आएगा 10 आएगा कि नहीं आएगा। तो यार ये भी वैल्यू किसके रहेगी, जे बट्टे 10 के 14 लिख लीजिए ना, ये 14 बट्टे है ना, जे बट्टे 14 है, तो ऐसे आ जाएगा डब्ल्यू बट्टे, अरे ये नीचे तो पहुंचते आ रहा है, डब्ल्यू बट्टे 5। समझ में डब्ल्यू बट्टे कैसे आएगा, डब्ल्यू बट्टे साइन गामा इक्वल टू 5 बट्टे साइन गामा, ये कट गया, डब्ल्यू बट्टे कितना आ गया 5, ये वाली इसके रख देंगे। समझ में आ गया होगा। तो अब देखो एक एक वैल्यू को बराबर रखेंगे, T बट्टे 10 इक्वल टू डब्ल्यू बट्टे 5, तो कितना आएगा T बराबर 10 इंटू डब्ल्यू बट्टे, डब्ल्यू को बेटा 8 किलोमीटर, तो यहाँ पे लगाएंगे 8, तो कितना आएगा 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, T इक्वल टू आएगा 16 किलोमीटर। ध्यान में बुक में जो आंसर क्या रखा है वो 10 किलोमीटर दे रखा है, वो थोड़ा गलत है, ठीक है। वहां पर 10 की जगह पे कितना होगा 16 किलोमीटर उसका आंसर आएगा। आई होप कि यानी ये चीज आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर यदि क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट में कमेंट करना है। तीसरा क्वेश्चन जो था हमारा समझ में आ गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखो आगे बढ़ाते हैं, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू डियर स्टूडेंट, ठीक है।